हम्म, हो गया। हेलो प्यारे दोस्तों, कैसे हो आप लोग? आई होप आप अच्छे होंगे। आप लोगों को मेरी आवाज़ आ रही है तो एक बार कंफर्म कर दें तो फिर मैं आगे चलूं। आप लोगों को मेरी आवाज़ आ रही है तो मैं आगे स्टार्ट करूं। चलिए स्टार्ट करें। ओके, चलिए। मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोगों ने जो मैंने कल तक समझाया था वो पढ़ाई की होगी। और आई होप आपको मैंने जो डायग्राम दिए थे वो डायग्राम भी आप लोगों ने बनाए होंगे। और मैं ये भी उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों ने उसकी प्रैक्टिस भी की होगी। बस थोड़ा सा कुछ आप लोगों के लिए इंस्ट्रक्शंस दे देता हूँ। इंस्ट्रक्शंस क्या, वो मेरी तरफ से आपकी तरफ से फ्री ऑफ कॉस्ट कुछ चीज़ें हैं, वो आप ही के फ़ायदे के लिए हैं। आप लोग फॉलो करना चाहे तो कीजिएगा। देखिए ये कि चूंकि बहुत सारे बच्चे ये कह रहे हैं कि सर हमें पीडीएफ दे दो जो आप डायग्राम बनाते हो वो। ठीक है, तो देखो मैं आपको क्लियर कर दूं। मैंने एक व्हाट्सएप पर एक चैनल बनाया है। उस चैनल का नाम है योर कुमार सर। और उस चैनल का लिंक मैंने कल की वीडियो में भी, परसों की वीडियो में भी और आज की यूट्यूब की वीडियो में भी डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। आप वहां से उस लिंक को कॉपी कीजिए और क्लिक करके उस व्हाट्सएप चैनल को जाके ज्वाइन कर लीजिएगा। ठीक है। और आज क्लास के एंड तक मैं जितने भी डायग्राम का यहाँ पर यूज करूंगा, आज क्लास के एंड तक मैं जितने भी डायग्राम का यहाँ पर यूज करूंगा, वो सारे के सारे डायग्राम मैं शाम तक आपको मैं शाम तक आप लोगों को भेज दूंगा। आई होप आप समझ गए होंगे। उसी व्हाट्सएप चैनल पर वो सारे डायग्राम आपके सामने आ जाएंगे। तो उम्मीद करता हूं कि आपको ये बात समझ में आ गई होगी। आप उस लिंक पर जाकर क्लिक कर लीजिएगा। सारी की सारी मैं पीडीएफ या सारे वो डायग्राम उसमें भेजूंगा। मैं उम्मीद करता हूं कि अब आपकी पीडीएफ की समस्या का समाधान हो जाएगा। ठीक है। अब किसी को डाउट है तो ये बताइए। दूसरा, आप में से कुछ बच्चे कह रहे हैं टेलीग्राम चैनल। तो मैंने टेलीग्राम चैनल बनाया तो था। अब देखता हूं अगर वो बना हुआ है तो मैं आपको अभी नाम बता देता हूं। या मैं टेलीग्राम चैनल का भी लिंक कॉपी करवा दे रहा हूं और फिर मैं कोशिश करूंगा आप उस टेलीग्राम चैनल पर भी जाके ले सकते हैं। ठीक है। मैं टेलीग्राम चैनल को भी उसी लिंक पर प्रोवाइड करा दे रहा हूं। आप वहां पर भी जाके ले सकते हैं। अभी डिस्क्रिप्शन में एक टेलीग्राम का लिंक भी आ जाएगा। अभी थोड़ी देर में कॉपी करा दे रहा हूं मैं। और वहां पर लिखा होगा टेलीग्राम लिंक डिस्क्रिप्शन में। 10 मिनट में बाद लड़का अपडेट कर देगा। आप टेलीग्राम को भी ज्वाइन कर लीजिएगा। मैं जो पीडीएफ या जो डायग्राम भेजूंगा वो पूरा का पूरा डायग्राम टेलीग्राम और क्या नाम है उसका, व्हाट्सएप चैनल दोनों पर भेजूंगा। ठीक है। तो अब आपकी पीडीएफ वाली समस्या का समाधान हो जाएगा। आज के बाद वो प्रॉब्लम नहीं रहेगी। आई होप आप समझ में आ गया होगा। ठीक है, पहला पॉइंट। दूसरा, मैंने ये क्लास 31 अक्टूबर से स्टार्ट की थी और आज करीब 2-3 तारीख होगी, मुझे नहीं पता, शायद 2 होगी, मान लो, है ना। एक वीक तक जो मैं कराऊंगा उसका एक टेस्ट लिया करूंगा और उस टेस्ट से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस हुआ करेंगे वो मैं उसी टेलीग्राम पर और उसी व्हाट्सएप पर आपको अपलोड कर दूंगा। वहां से आप क्वेश्चन पेपर उठाना और उसको पीडीएफ निकाल लेना या उसको आप डाउनलोड कर लीजिएगा और उसके प्रैक्टिस कर लीजिए। क्या मैं हर 5 घंटे बाद, मैं टेस्ट पेपर अपलोड करने के 5 से 6 घंटे बाद उसकी आंसर की आपको प्रोवाइड कर दूंगा, जिससे आप उसको चेक कर सकें कि आपके कितने सही हैं और कितने गलत हैं। ठीक है। अब तो शायद आपकी पीडीएफ और टेस्ट की प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। इसके अलावा किसी को कोई डाउट है तो पूछो। दूसरा, बहुत सारे बच्चे मुझे कमेंट में आके ये बोलते हैं कि सर मतलब अदरवाइज चीज़ों का प्रयोग करते हैं, लेकिन मुझे ना ये सब चीज़ों से फर्क नहीं पड़ता। मुझे सिर्फ इस बात से फर्क पड़ता है कि मुझे पढ़ाना है और मुझे इस बात से फर्क पड़ता है कि जिन बच्चों को मुझसे पढ़ना है मैं उनको फ्री में पढ़ाऊंगा। आपको क्या बोलना है क्या नहीं बोलना वो आपकी धर्मशाला है, वो आप अपने घर में रखो, मुझे इससे कोई लेना देना नहीं है। क्यों? क्योंकि निश्चित रूप से बहुत सारे कोचिंग इंस्टीट्यूट हैं जो आज की डेट में मुझे गाली देते होंगे। क्यों देते होंगे? क्योंकि मैं यही चीज जो फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ा रहा हूं वो उसी चीज को पढ़ाने के लिए 1.5 से 2 लाख रुपया लेते हैं बच्चों से। ठीक है।
अब भैया निश्चित रूप से जब मैं फ्री पढ़ाऊंगा तो बच्चा जब फ्री में यहाँ पढ़ लेगा तो उनको 1.5 से 2 लाख रुपए क्यों देगा? जब 1.5 से 2 लाख रुपए का उनका नुकसान होगा तो वो मुझे गाली देगा, मुझे खाने को मिठाई तो देगा नहीं भैया। तो इसलिए अगर कोई ऐसा बंदा जो उस कोचिंग इंस्टीट्यूट से रिलेटेड हो मुझे गाली दे तो आप देते रहो, शौक से दो, एक बार नहीं 2 बार देना। मुझे सिर्फ और सिर्फ उन बच्चों के लिए काम करना है, मुझे सिर्फ उन बच्चों के लिए काम करना है जिन बच्चों को मेरी जरूरत है, उनके लिए काम नहीं करना जिनको मेरी इसकी जरूरत नहीं है। ठीक है, आई होप अब आपको समझ में आ गया होगा कि मेरा उद्देश्य क्या है। इसके अलावा मेरा कोई भी उद्देश्य नहीं है। अब शुरू करते हैं अपन। ठीक है, आ जाए। मैंने कल जो बताया था, वो मैं आपको यहां तक समझा चुका हूं। वो पार्ट क्या है मैंने आपको दोबारा एक बार रिमाइंड करा देता हूं। पहले अपन मुगल वंश में चले और मुगल वंश में मैंने पूरा बाबर क्लियर कर दिया आपको। ठीक है, बाबर के बाद में बाबर के सारे युद्ध और यहाँ का पूरा सीक्वेंस था ये समझा दिया। पहले बाबर आया, फिर हुमायूं आया पहली बार, फिर हुमायूं के बाद सूरी वंश आया जिसमें शेरशाह सूरी आता है, फिर हुमायूं दोबारा आता है, फिर अकबर आएगा। इसके आगे का पार्ट मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, बाबर के बारे में मैं डिटेल दे चुका हूं, आप लोगों ने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, चाहे तो आप फिर ले लीजिएगा। नेक्स्ट, ये हुमायूं के 4 युद्ध हैं वो मैं आपको बता चुका हूं। नेक्स्ट, उसके बाद में हुमायूं की पूरी बायोग्राफी दे रखी है कि हुमायूं कैसे कैसे वहां पर गया शाह तमस्प के पास, फिर हमीदा बानो से कैसे शादी की, कैसे अमरकोट के जो राजा थे भीरसाल उसके महल में एक बच्चा पैदा हुआ, और फिर वहीं पर कामरान अपने भाई से मुलाकात होती है, और फिर वो शेरशाह सूरी के बेटे शेरशाह सूरी को हरा के इंडिया में आता है। ठीक है, उसके बाद शेरशाह सूरी ने क्या किया ये मैंने आपको बता दिया। नेक्स्ट, देन उसके बाद अकबर के मेन युद्ध में आपको बता चुका। नेक्स्ट, उसके बाद अकबर के जो मेन काम है वो मैं आपको बता चुका। नेक्स्ट, अकबर के जो कल्चरल वर्क है वो मैं आपको बता चुका। नेक्स्ट, फिर अकबर के जो 9 ज्वेल्स थे वो मैं आपको बता चुका। अकबर के नवरत्न जिसे कहते हैं वो मैं आपको बता चुका। इसके बाद मेन पॉइंट था अकबर की जो बिल्डिंग्स अकबर ने बनवाई थी वो मैंने बता दी आपको। आई होप यहां तक आपको समझ में आ गया होगा। अब आगे का हिस्सा चलना है, चलें आगे। अब आगे का सीन क्या है वो सुन लेते हैं। अरे अब देखिए हुआ क्या, जो मुगल एम्पायर था उसमें सीक्वेंस ये रहा। सबसे पहले बाबर आया, शॉर्ट में लिखूंगा, उसके बाद हुमायूं आया। ठीक है, देन अकबर आएगा। ठीक है, अकबर के बाद जहांगीर आएगा, जहांगीर के बाद शाहजहां आएगा, शाहजहां के बाद औरंगजेब आएगा। ठीक है, और इसमें जो अकबर वाला हुमायूं वाला जो पार्ट है वो 2 भागों में है। पहला 1530 से 1540 तक का पार्ट है, दूसरा 1555 से 1556 तक का पार्ट है। ठीक है, मेनली ये 2 पार्ट रहे अकबर के। चले आगे यहां तक। अब मैं आपको यह बता चुका था कि अकबर की जो डेथ हुई थी वो 1605 में हुई थी, मतलब 1605 में अकबर की मृत्यु हुई थी। ठीक है, ये देखो बच्चे पूछ रहे हैं कि सर क्या हम यूपी पुलिस के लिए क्लास ले सकते हैं? भाई मैं इस फ्री क्लास में हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी, जनरल साइंस, करंट अफेयर, इकोलॉजी, एनवायरनमेंट, आईआर, साइंस एंड टेक्नोलॉजी सारे पोर्शन कराऊंगा। तुम यार अब पुलिस की तैयारी कर रहे हो, तुम दरोगा की तैयारी कर रहे हो, तुम आईएएस की कर रहे हो, तुम पीसीएस की कर रहे हो, मुझे इस बात से लेना देना नहीं है। मैं आईएएस की अप्रोच को लेके चलूंगा, आईएएस और पीसीएस की अप्रोच को लेके। अब बाकी छोटे मोटे एग्जाम तो तुम वैसे ही क्रैक कर जाओगे भाई, क्यों टेंशन ले रहे हो आप लोग यार। तो मैं आपको हाई लेवल से लेके चलूंगा। अभी सोचो, मैंने अभी पॉलिटी स्टार्ट नहीं की और मैं पॉलिटी ही पढ़ा रहा हूं। पॉलिटी स्टार्ट नहीं की, केवल पॉलिटी की बैकग्राउंड अच्छी बना सकूं आपके लिए, इसलिए ऐसा कर रहा हूं। सोचो अभी पॉलिटी शुरू नहीं करी, एक बार पॉलिटी जिस दिन शुरू कर दी ना, फंडामेंटल राइट में 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35 तक सोते में तुमसे कोई पूछेगा ना कि 26 में क्या लिखा है, तो तुम सोते में बोलोगे ये लिखा है। 15 में पूछेगा ना कोई क्या लिखा है, सोते में बोलोगे ये लिखा है। रटा दूंगा सारे के सारे डायग्राम से। आप क्या सोच रहे हो कि मुझे फंडा पॉलिटी वाला हिस्सा
मैंने पूरी पॉलिटी, पूरी हिस्ट्री वाला पार्ट डायग्राम में बना रखा है, लेकिन मैं आपको दिखाता हूं। देखिए, आप कौन से किस पार्ट को उठाऊंगा? पॉलिटी का कोई भी एक पार्ट उठा लेते हैं, चलिए, फंडामेंटल राइट। आप कोई भी आर्टिकल उठाओ, 12, 1 मिनट, 12, 13, 14, सारे डायग्राम के माध्यम से पूरे के पूरे फंडामेंटल राइट क्लियर करके चला जाऊंगा, सारे डायग्राम के माध्यम से। आप सोच के देखो, आप बताओ कौन सा किसको समझ में नहीं आएगा? कौन बच्चा कल को मुझसे ये कह देगा समझ में नहीं आ रहा? मैं कह रहा हूं सारे डायग्राम के माध्यम से फंडामेंटल राइट में दिमाग में फिट कर दूंगा आपको। अभी मैंने पॉलिटी फिट ही शुरू नहीं करी, इसलिए आपसे कह रहा हूं आप ये सब मत बोलो कि क्या होगा। मैं आपसे बस इतना कह रहा हूं, आप केवल पॉलिटी तक तो पहुंचो, मुझे सिर्फ इंट्रोडक्शन कराने दो, तब तक आपको सारी चीजें रट जाएंगी। इसलिए थोड़ा सा पेशेंस रखिए, क्या कहते हैं, धैर्य रखो, प्यार, पढ़ाई करो ना, प्यार से करो, अच्छा लगेगा। क्या लिखा? ब्लैक कलर कर दो, वो सही रहता है आंखों के लिए। अरे यार, क्या ब्लैक कलर कर दो? अब आप मुझे तो यार ये एक्चुअली कलर वलर भी करना नहीं आते, एक्चुअली इतना मैं पढ़ा लिखा वगैरह तो हूं नहीं, आप जानते हो, बस वो तो मैं वैसे ही पढ़ा रहा हूँ आप लोगों को, है ना। चले आगे। तो मैंने कल अकबर तक का पार्ट आपको बता दिया था, शुरू करें अब इसके आगे क्या हुआ। अब आ जाए, अब देखो क्या होता है। अब इधर मैप में समझते हैं, ये इंडिया है, ये इंडिया है, और यहां पर उस टाइम पे इंडिया में पाकिस्तान भी था और बांग्लादेश भी था, और टाइम पीरियड चल रहा है 31 दिसंबर 1600 का, ठीक है। और ये जो एरिया है ये है यूरोप, इतना एरिया मान लेते हैं यूरोप है, और यूरोप के बहुत सारे कंट्री हैं, पुर्तगाल है, ब्रिटेन है, फ्रांस है, इत्यादि बहुत सारे कंट्री हैं। ये जो यूरोप वाले लोग हैं, ये उन देशों में ट्रेड करना चाहते हैं, उन देशों में ट्रेड करना चाहते हैं जहां से इनको प्रॉफिट हो, मतलब पैसे की प्राप्ति हो। ये उन देशों में व्यापार करना चाहते हैं, इसलिए भारत में व्यापार करने के लिए ये आएंगे। अब कैसे आएंगे वो समझते हैं। देखिए, यहां पर आपको पता होगा, यहां पर ये जो हिस्सा है ये अफ्रीका है। तो हुआ क्या था, भारत की जो खोज हुई थी वो ऐसे हुई थी, ऐसे ऐसे। और याद रखना, भारत की जो खोज हुई है ना, वो मानसून के रास्ते से हुई है, मानसून के रास्ते से हुई है। कैसे? एक्चुअली क्या है, जब मानसून आता है, मानसून जब आता है तो हमेशा पश्चिम से पूरब की तरफ चलता है, वेस्ट से ईस्ट की तरफ चलता है। अब एक बात आपसे पूछ रहा हूं, जब हम कोई नदी में, या समुद्र की बात मत करो, नदी की बात करते हैं, नदी में अगर हवा ऐसे चल रही है, हवा ऐसे चल रही है, हवा, और मैं नाव को ऐसे ही चलाऊंगा इधर ही जाने के लिए, तो नाव आसानी से इसी दिशा में चली जाएगी ना, क्योंकि फ्लो इसी तरफ है। लेकिन अगर अगर हवा ऐसे चल रही है और नाव को मैं इधर चलाऊंगा तो मुझे थोड़ा फोर्स ज्यादा लगेगा ना। यही कारण हुआ, जो मानसून होता है, मानसून वो वेस्ट से ईस्ट की तरफ चलेगा, तो हवा जो होती है इस तरफ फ्लो में चलेगी। तो जब नाव को, यानी समुद्र में जब बोट को आप रखोगे, तो वो इस दिशा में जब लेके जाओगे तो आसानी से आ जाएगी, आपको मैन फोर्स ज्यादा नहीं लगाना पड़ेगा। यही सेम कारण था, जब मानसून इस रास्ते से होकर जब इधर आया, मतलब ऐसे से इधर आया, तो आसानी से नाव को हम इधर ले आए। और जो भारत की खोज हुई वो इसी रास्ते से यहां पर मानसून के सहारे आया बंदा, और यहां कालीगट या इस बंदरगाह पर पहुंचा, जिसे आज कोझिकोड कहते हैं। और यहां पर पहुंचकर उसने भारत के मार्ग की खोज कर दी। अब आप मुझे बताइए कमेंट बॉक्स में कि भारत के मार्ग की खोज किसने की? कमेंट बॉक्स में बताना, भारत के मार्ग की खोज बोला है मैंने, भारत की खोज नहीं पूछ रहा मैं भारत की खोज नहीं हुई थी, ये बात ध्यान रखना। भारत तो पहले भी था, लेकिन भारत का जो मार्ग था उसकी खोज किसने की? आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं। मैं जनरली वैसे ही जानना चाहता हूं कि आपका मतलब थोड़ा सा एक लेवल क्या है। हाँ, ठीक है, जैसे ये रश्मि वर्मा जी हैं, ये बता रही है वास्को डिगामा ने, पुर्तगाली, मतलब पुर्तगाल से वास्को डिगामा इस रास्ते से आता है मानसून के सहारे, और इस रास्ते से होकर यहां पर पहुंचता है। और जब बाद में मानसून लौटता है तो इसी रास्ते से होकर वो यहां से वापस लौट जाएगा। इसीलिए वास्को डिगामा ने जब भारत की यहां पर खोज कर दी,
तो सारे के सारे लोगों को पता चल गया कि इंडिया भी एक देश है। और यहीं पर भारत में पुर्तगाली लोग व्यापार करने के लिए आ गए थे। यानी जब अकबर की मृत्यु हुई थी तो अकबर की मृत्यु से पहले वास्को डी गामा के मतलब रास्ता खोजने के बाद पुर्तगाली लोग इंडिया में ट्रेड कर रहे थे। अब देखो होता क्या है इसमें। नेक्स्ट, इंडिया में जो व्यापार करने के लिए पुर्तगीज लोग जो आए उसमें सबसे पहले आए पुर्तगीज, ठीक है। पुर्तगीज के बाद बीच में आएंगे ब्रिटिश, ब्रिटिश उससे पहले जो आए वो डैनिश, यहां पर जो आए वो डच, और इधर लास्ट में जो आए फ्रेंच, ठीक है। पुर्तगीज आए, पी से लिख लो, ठीक है। डच आए, ब्रिटिश आए, डेनिश आए डेनमार्क वाले, और फ्रेंच आए फ्रांस वाले। ये इनका आने का सीक्वेंस है। ये इस क्रम में व्यापार करने के लिए आए हैं। अब इधर समझना होता क्या है। इंडिया में व्यापार करने के लिए परमिशन ब्रिटेन की महारानी थी, उन्होंने दी थी 1600 को 31 दिसंबर को। और परमिशन एक कागज पर लिखी थी, उस कागज पर लिखकर एक कंपनी खोली थी। इस कंपनी का नाम था ईस्ट इंडिया कंपनी। इस कंपनी का नाम था ईस्ट इंडिया कंपनी। और इसे ईस्ट इंडिया कंपनी क्यों कहा गया था? क्योंकि देखें, इंडिया यहां पर है, ब्रिटेन यहां पर है, और ब्रिटेन के इधर जितनी भी कंपनियां खुलती थी उनके नाम के आगे ईस्ट लिखता था, और ब्रिटेन के इधर जितनी भी कंपनियां खुलती थी उनके नाम के आगे वेस्ट लिखता था। अब ब्रिटेन ये रहा, ब्रिटेन के इधर जो कंपनी खुलेगी उस पर ईस्ट लिखा होगा, इधर खुलेगी वेस्ट लिखा होगा, क्योंकि इधर ईस्ट है इधर वेस्ट है। और कंपनी जिस देश में खुल रही थी उस देश का नाम था इंडिया। क्या खुल रही थी? कंपनी, तो इसलिए नाम पड़ा ईस्ट इंडिया कंपनी। अगर यही कंपनी ब्रिटेन ने अमेरिका में खोली तो नाम था वेस्ट अमेरिका कंपनी, या इधर ब्राजील में खोली तो वेस्ट ब्राजील कंपनी, या इधर ऑस्ट्रेलिया में खोली तो ईस्ट ऑस्ट्रेलिया कंपनी। यानी कि ब्रिटेन ने कंपनी जो खोली, अगर इधर खोली तो ईस्ट, इधर खोली तो वेस्ट। आई होप आपको यह बात समझ में आ गई होगी। अब देखते हैं ब्रिटेन करता कैसे है इसमें खेल। देखें, देखिए थोड़ा मैप को गौर से देखना। ये वर्ल्ड का मैप है, और वर्ल्ड के मैप में यहां पर एक कंट्री है जिसका नाम है इंग्लैंड, जिसका नाम है इंग्लैंड। और 1602 का टाइम चल रहा है। इससे 2 साल पहले 1600 में ब्रिटेन की महारानी बहुत देशों में व्यापार करने के लिए कंपनी खोलती हैं। ब्रिटेन की महारानी बहुत देशों में ट्रेड करने के लिए कंपनी खोलती है, ठीक है। अब होता क्या है, जैसे जैसे ये वीडियो में जो जो कलर रेड होते जाएंगे, रेड, उन देशों में ब्रिटेन की कंपनी खुलती चली जाएगी। और जिस एरिया की तरफ कंपनी खुलेगी, अगर कंपनी इस एरिया की तरफ खुलेगी तो ईस्ट नाम होगा, इस एरिया की तरफ खुलेगी तो वेस्ट होगा नाम। दूसरे कॉलम में देश का नाम रखना, इधर भी दूसरे कॉलम में देश का नाम रखना, और तीसरा कंपनी लिखना। तो कंपनी का नाम समझ में आ गया। इधर है तो वेस्ट है, इधर है तो ईस्ट है। बाकी दूसरे पॉइंट में देश लिखना और फिर कंपनी लिखना। अब देखो जहां जहां रेड होता जाएगा ब्रिटेन व्यापार करता चला जाएगा। आ जाए कैसे, देखिएगा वीडियो आगे बढ़ेगी। अब देखें, ब्रिटेन यहां पर आ गया व्यापार करने के लिए, इस एरिया में व्यापार करने आ गया। फिर और आगे बढ़ते हैं, ब्रिटेन देखो यहां आ गया कनाडा के, ये अमेरिका में आ गया। फिर और आगे बढ़ते हैं, देखिए ब्रिटेन इधर कनाडा के इस हिस्से में पहुंच गया, अमेरिका के इस हिस्से में पहुंच गया। फिर और आगे बढ़ते, कनाडा और अमेरिका के इतने हिस्से पे कब्जा कर लिया। नेक्स्ट, ठीक है। अब देखो इधर इंडिया में भी आ चुका है, यहां पे बंगाल वाले हिस्से में, और इधर उड़ीसा के हिस्से में भी आ गया। नेक्स्ट, देखिए अब इसी बीच में देखो एक पंगा हुआ, ये देखो लाल कलर गायब हो गया यहां से, अमेरिका वाला। अब आप कहोगे कैसे, तो गौर से देखना इसको। देखो इसके पीछे चलता हूं मैं, पीछे चलता हूं। देखिए अभी अमेरिका का पे लाल है ये,
ये अमेरिका में अभी व्यापार कर रहा था, लेकिन हुआ क्या था, यहीं पर अमेरिकन रिवॉल्यूशन हुआ था, अमेरिका की क्रांति हुई थी। तो अमेरिका की क्रांति में अमेरिका के लोगों ने ब्रिटेन के खिलाफ आंदोलन कर दिया। तो ऐसे में अमेरिका के लोगों ने ब्रिटेन वालों को भगा दिया कि भागो यहां से नहीं तो पिटोगे। अब देखो क्या होता है, अब देखो कुछ ही दिन बाद क्रांति का परिणाम यह हुआ कि यहां से देखो अमेरिका से खाली कर गया और बाकी देशों में अब कंट्रोल करेगा। देखिए ऑस्ट्रेलिया पहुंच गया, देखिए इधर आ गया, हिस्से में यहां पर पहुंच गया, इंडिया के इस हिस्से में आ चुका है पूरे में, श्रीलंका में पहुंच गया, देखिए इस तरफ साउथ अफ्रीका में चला गया। देखिए अब आप गौर से देखना यहां पर 1833 तक लगभग लगभग इतने हिस्से में ब्रिटेन पहुंच चुका है पूरे में। ठीक है, अगला अब धीरे धीरे देखना, करीब करीब मैं एक आइडिया दे देता हूं आपको कि 1911 तक 1911 तक ब्रिटेन के इतने एरिया ब्रिटेन के कब्जे में हैं। 1911 तक ब्रिटेन ने इतने एरियाओं को अपने कब्जे में ले लिया है। ठीक है, यहां तक क्लियर हो गया आपको? ये देखें, अब मैं आपको ये बताऊंगा इसमें कि कैसे इस इंडिया को गुलाम बनाएगा और कैसे ये इंडिया इस गुलामी से निकलेगा। ये आप लोग बोल रहे दिख कम बहुत रहा है, मतलब क्योंकि स्क्रीन ही जो ना, ये वीडियो ही ऐसी है, इसमें मैं कुछ कर नहीं सकता क्योंकि ये समुद्री इलाका है तो ये इसी रंग का होगा, व्हाइट है ये इसीलिए ऐसा होगा। एक मिनट भैया लाइट थोड़ा सा ऑफ करना जरा, एक मिनट मैं फिर भी देख लेता हूं। आप लोग कितने लोग ऐसे इनको दिखाई नहीं दे रहा, थोड़ा बताएंगे कितने लोग ऐसे इनको दिखाई नहीं दे रहा? दिखाई दे रहा है आप लोगों को? हाँ भैया सी सेट भी करवाएंगे यार, क्यों सी सेट सिलेबस का पार्ट नहीं है क्या? क्यों परेशान हो रहे हो आप लोग? मुझे लगता है कि आप लोग ना कुछ किसी से धोखे का शिकार हो चुके हो, इसीलिए आप लोगों को डाउट है कि शायद मैं करवाऊंगा नहीं, है ना? डोंट वरी यार, मैं पूरा आईएएस पीसीएस का सिलेबस करवाऊंगा, बस फर्क इतना होगा कि बिना पैसे के करवाऊंगा, इसीलिए शायद तुम लोगों को यकीन नहीं हो रहा। लेकिन कोई बात नहीं, मैं आज से 1 साल बाद तुमसे बात करूंगा, तब तुम मुझे रिप्लाई करना कि सिलेबस कंप्लीट हुआ या नहीं हुआ। अभी चूंकि तुम मुझे जानते नहीं हो, मैं तुम्हें जानता नहीं हूँ, इसीलिए डाउट हो रहा होगा आप लोगों को। दिखाई दे रहा है आप लोगों को? क्लियर नहीं दिखाई दे रहा है? नो प्रॉब्लम सर। क्या लिखा है यार ये? अब दिखाई दे रहा है आप लोगों को साफ साफ? चलूं आगे, चलें आगे, आ जाए। ठीक है, देखो अब क्या हुआ, अब पूरी कहानी आपको यहीं के यहीं इर्द गिर्द बतानी है कि कैसे कैसे ब्रिटेन ने इनको गुलाम बनाया और कैसे ब्रिटेन के कब्जे से निकलेंगे। चले आगे, आ जाए। अब यहीं पर आ जाओ आप मुगल एम्पायर में। देखिए बाबर ने बाबर ने देखिए बाबर 1526 1526 में इंडिया पर अटैक करेगा, और जब इंडिया पे अटैक करेगा तो बाबर का इतना एरिया पे कब्जा था, लेकिन धीरे 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 बाबर इंडिया में आएगा 1526 में। देखें 1526 में जैसे ही आया, बाबर ने इतना एरिया को अपने कब्जे में ले लिया, और 1530 में जब बाबर मरा तो बाबर की स्थिति ये वाली थी। उसके बाद देखो हुमायूं आया, और हुमायूं 1540 में हार गया। तो जब हुमायूं हार रहा था, देखो 1539 लिखा है, इतने एरिया पे हुमायूं का कब्जा था, लेकिन इस कन्नौज या बिलग्राम के युद्ध में शेरशाह सूरी हुमायूं को हराएगा। तो उसके बाद ये ग्रीन कलर पीछे खत्म हो जाएगा, क्योंकि हुमायूं का साम्राज्य का एंड हो चुका होगा। आजा देखो यहां से हुमायूं चला गया, अब इस इंडिया पर राज कर रहा है शेरशाह सूरी। नेक्स्ट, इसके बाद हुमायूं 1555 में दोबारा आएगा। जब 1555 में आएगा तो ये कलर ग्रीन हो जाएगा। फिर आ गया, देखिए इतने एरिया पे हुमायूं ने दोबारा राज कर लिया, क्योंकि शेरशाह सूरी के बेटे सिकंदर शाह सूरी को हरा दिया था यहां से। ठीक है, अब उसके बाद अकबर शुरू होगा, और अकबर जब 1605 में मरेगा तो अकबर की सिचुएशन ये होगी। इतने एरिया पर मुगल एम्पायर चल चुका है, इतने एरिया पर मुगलों का राज है, और राजधानी जो है वो आगरा है, कैपिटल जो है यहाँ की आगरा है।
और इतने एरिया पर मुगल स्थापित हो चुके हैं। मैं यहां तक की कहानी पूरी आपको क्लियर कर चुका हूं। मैं यहां तक की पूरी कहानी आप लोगों को क्लियर कर चुका हूं। भैया मैं तो इसको वीडियो को बाइलिंगुअल ही रख रहा हूं। आपको ऐसा कैसे लग रहा है कि मैं हिंदी में पढ़ा रहा हूं या इंग्लिश में नहीं पढ़ा रहा, या ऐसे कैसे लग रहा है कि मैं इंग्लिश में पढ़ा रहा हूं हिंदी में नहीं पढ़ा रहा? मेरे लिए तो दोनों ही मीडियम बराबर हैं। मैं तो दोनों ही मीडियम में बोलता हूं आपको, इसलिए डाउट तो होना ही नहीं चाहिए। मैं तो जब ऑफलाइन क्लास में भी पढ़ाता हूं ना, तो एक लाइन इंग्लिश में बोलता हूं, दूसरी लाइन को हिंदी में ट्रांसलेट करता हूं। इसलिए चूंकि आप मुझे जानते नहीं है, इसलिए हो सकता है आपको लग रहा हो। लेकिन अब जब जेन्युइन रूप से मुझसे पढ़ने की कोशिश करेंगे ना, तब आपको पता चलेगा कि मेरा पढ़ाने का तरीका क्या है। ये तो चक्कर क्या है कि ऑनलाइन में मैं 2 दिन पहले आया हूं, तो 2 दिन का मुझे इतना अनुभव नहीं है। हाँ बस कि पढ़ाना शुरू किया है तो ठीक है, करा ले रहा हूँ, लेकिन मुझे 2 दिन का इतना एक्सपीरियंस नहीं है इसमें अच्छा से ज्यादा। लेकिन बट हाँ, 1-2 दिन में और हैबिट में आ जाएगा, फिर मैं आपको बच्चे अच्छे से क्वालिटी डिलीवर कर पाऊंगा। ठीक है, चले आगे आ जाए। अब मैं इसके आगे के सीन में लेके चल रहा हूं। अब देखे क्या हुआ। अब ब्रिटेन की महारानी, यहां पर है अकबर, और ब्रिटेन की महारानी यहां से ईस्ट इंडिया कंपनी ऑफिस, ईस्ट इंडिया कंपनी कागजों में खोल देती है। मतलब पेपर में 31 दिसंबर 1600 को ईस्ट इंडिया कंपनी खुल चुकी है। लेकिन आपसे यह पूछ रहा हूं, क्या ईस्ट इंडिया कंपनी पेपर में कागज में खोल दी गई है तो रियल में ईस्ट इंडिया कंपनी ओपन हो गई क्या? नहीं हुई, नहीं हुई। अब ईस्ट इंडिया कंपनी ओपन तब होगी, केवल सोचने से नहीं होती। कि अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने सोचा कि हम इंडिया में कंपनी लगाएंगे, तो भैया इंडिया में कंपनी लगाने के लिए नरेंद्र मोदी या द्रौपदी मुर्मू से परमिशन लेनी पड़ेगी ना। तो ऐसे में क्या हुआ, ब्रिटेन की महारानी ईस्ट इंडिया कंपनी की ब्रांच या यूनिट इंडिया में खोलने के लिए एक बंदे को इंडिया भेजती हैं, एजेंट को भेजती हैं, और एजेंट से कहती हैं कि परमिशन लेके आओ, कि ये परमिशन लेके आओ कि भारत में हम फैक्ट्री खोलना चाहते हैं। तो जब परमिशन लेने के लिए एक बंदे को भेजा गया, तो वो बंदा जब आता है तो अकबर बीमार पड़ा होता है। जब वो बंदा यहां पर आता है, 1 मिनट थोड़ा सा रुकना। अजय, तो जब ईस्ट इंडिया कंपनी की फैक्ट्री खोलने के लिए महारानी अकबर के दरबार में एक बंदे को भेजती हैं, लेकिन उस वक्त क्या होता है, अकबर जो होता है वो बीमार पड़ा होता है, तो उस बंदे को फैक्ट्री खोलने की परमिशन नहीं मिलती, और वो बंदा इंडिया से लौट जाता है वापस। यानी कि पहला जो प्रयास ईस्ट इंडिया कंपनी ने फैक्ट्री खोलने के लिए किया वो फेल हो गया। ईस्ट इंडिया कंपनी ने फैक्ट्री खोलने का प्रयास किया, वो फेल हो गया। अब ईस्ट इंडिया कंपनी की ब्रांच इंडिया में कैसे खुलेगी, वो थोड़ा आगे की तरफ चलते हैं। लेकिन ईस्ट इंडिया कंपनी की ब्रांच खोलने से पहले आपको मुगलों के पास लौटना पड़ेगा। आ जाओ, देखिए मुगलों में क्या हुआ। अकबर की जब डेथ हुई, तो अकबर का एक बेटा था जिसका नाम था सलीम, और सलीम का ही नाम पड़ेगा जहांगीर। जहांगीर, और यह हिंदुस्तान का राजा बनेगा। लेकिन अब सलीम यानी जहांगीर जब हिंदुस्तान का राजा बनेगा, तो ध्यान रखिएगा आप लोग, फैक्ट्री खोलने की परमिशन जहांगीर के टाइम पे मिलेगी। लेकिन फैक्ट्री खोलने की परमिशन कैसे मिली, यह बात आप तब तक नहीं समझ पाओगे जब तक जहांगीर के बारे में पूरा कहानी नहीं समझोगे। पहले जहांगीर को समझते हैं अच्छे से कि जहांगीर था क्या। देखिएगा, एक्चुअली जहांगीर की 3 वाइफ थी, 3 पत्नी थी। पहली जो पत्नी थी उसका नाम था मानबाई। जहांगीर बचपन से ही शराब और अफीम पीने का आदी था, बचपन से ही शराब और अफीम पीने का आदी था। इसीलिए मानबाई से जब इसकी शादी हुई, तो मानबाई चाहती थी कि जहांगीर शराब पीना छोड़ दे, लेकिन जहांगीर ने शराब पीना नहीं छोड़ी, इसलिए मानबाई ने आत्महत्या कर ली, यानी सुसाइड कर लिया, और मानबाई मर गई। पहला पॉइंट। इसकी दूसरी जो वाइफ थी उसका नाम था जगत गोसाई। जगत गोसाई, ठीक है।
अब जो जगत गोसाई जो थी ये इसकी सेकंड वाइफ थी, लेकिन इससे उतना ज्यादा प्यार नहीं करता था जितना इसे करना चाहिए। अब इसकी जो तीसरी पत्नी जो थी, उस तीसरी पत्नी के बारे में सुनना पूरा सीन। बस इंडिया जो रियल में गुलाम बनेगा वो इसकी थर्ड वाइफ के कॉन्सेप्ट से ही बनेगा। और आपकी जो नॉलेज के लिए सबको बता दूं, पूरी किताबें छान मारना, पूरी किताबों में ये कॉन्सेप्ट नहीं दे रखा कि इसका सीन क्या है। अब देखें होता क्या है, अब देखें होगा क्या। एक्चुअली अकबर जो था वो राजा था। अकबर का जो बेटा था सन, वो सलीम था। सलीम ही बाद में जहांगीर बनेगा। सलीम को बचपन से ही अफीम और शराब पीने की आदत पड़ गई थी। अब कैसे पीने की आदत पड़ गई थी वो सुनो। सलीम जो था बड़ी मिन्नतों के साथ पैदा हुआ था, मतलब अकबर को बेटा पैदा हो नहीं रहा था, तो सलीम के लिए अकबर ने बहुत सारी दुआएं मांगी थी, बहुत सारे मतलब मिन्नतें की थी। तब भगवान ने, अल्लाह ने अकबर को सलीम दे दिया। अब हुआ क्या, जब सलीम पैदा हुआ तो सलीम का पालन पोषण इसके अकबर के दरबार में रहने वाली एक महिला ने किया था। अब चूंकि सलीम का पालन पोषण एक महिला कर रही थी, तो जब अकबर, ये सलीम जो रोता था, तो इस रोते हुए बच्चे को चुप कराने के लिए या तो मारो या इसको प्यार से चुप करा दो। तो होता क्या था, सलीम चुप नहीं होता था, तो जो महिला इसको चुप कराती थी वो पान खाती थी, पान, और उस पान में थोड़ा सा अफीम मिला लेती थी खाने के लिए वो, ताकि उसे आदत होगी महिला को। तो वो क्या करती थी, जब ये सलीम रोता था ना, तो थोड़ा सा अफीम वो सलीम को चटा देती थी गाल पे या जीभ पे। इससे क्या होता था, सलीम को, मतलब इसी लड़के को, बच्चे को जो सोने की नींद आ जाती थी, तो ये बच्चा सो जाता था उस अफीम के नशे में आके। धीरे धीरे यहीं से इस बच्चे को अफीम की आदत लग गई। इस बच्चे को यहीं से अफीम की आदत लगी थी। अब क्या हुआ, धीरे धीरे ये बड़ा होने लग गया, और अकबर को पता चला कि मेरे बेटे को अफीम की या नशे की आदत लग गई है। तो अकबर ने सलीम को बहुत समझाया कि बेटा तू मत पिया कर, लेकिन यह बेचारा नहीं माना। बहुत समझाया कि बेटा तू मत पिया कर, लेकिन ये नहीं माना। अब कोई व्यक्ति नशे का शिकार हो जाए तो उस व्यक्ति को कितना भी समझाओ वो मानता तो है नहीं है। तो सेम टू सेम इसके साथ भी यही कंडीशन बनती है, ये नहीं मानता। तो जब नहीं मानता तो एक प्रॉब्लम होती है। देखें क्या प्रॉब्लम होती है। एक्चुअली जब ये नहीं मानता तो आगरा का किला था पूरा का पूरा, फतेहपुर सीकरी के पास राजधानी थी। तो ऐसे में अकबर एक आदेश देता है कि पूरी राजधानी के सारे दरबार में कहीं पर भी अफीम नहीं बेची जाएगी, ना अफीम का प्रोडक्शन होगा, ना अफीम बेची जाएगी, और ना ही कोई अफीम खरीद सकता है। और चूंकि ये किया क्यों था, क्योंकि सलीम को अफीम मिल जाती थी वो, और उस अफीम को पी लेता था। लेकिन ये होता क्या था कि जब वो अफीम पी लेता था तो अकबर परेशान था, इसलिए उसने पूरे के पूरे दरबार में अफीम बंद करा दी। अब जब अफीम बंद करा दी तो सलीम को पूरे दरबार में कहीं पर भी अफीम नहीं मिली। सलीम होने लग गया परेशान। अब जब सलीम परेशान होने लग गया तो उसे अफीम नहीं मिलती, तो उसने बहुत सारे लोगों से पूछा कि भाई साहब अफीम कहाँ मिलेगी। तो सबने कहा हमें नहीं पता। क्यों? क्योंकि अकबर ने सबसे कह दिया था कि कोई भी सलीम को बाहर का रास्ता नहीं दिखाएगा, अब होता क्या है वो पॉइंट सुनना। अफीम ने एक तांगे वाले से जुगाड़ की, तांगा चलता था पहले। सलीम ने एक तांगे वाले से जुगाड़ की और पूछा भाई मुझे ये बता दे अफीम कहाँ मिलेगी। उसने कहा मैं अगर आपको बताऊंगा तो आपके अब्बा जान यानी कि अकबर मुझे फांसी चढ़ा देंगे। उसने कहा अब्बा जान को पता ही नहीं चलेगा कि तूने मुझे बताया, तू बस मुझे बता दे, मैं तुझे पैसे दूंगा, इनाम दूंगा। अब क्या होता है, वो तांगा वाला कहता है कि ऐसे ऐसे एक कोठा है जहाँ वेश्यावृत्ति होती है, जहाँ पर महिलाएं नाचती हैं, वहां पर तुझे अफीम मिल जाएगी। अब होता क्या है, ये सलीम उस कोठे पे पहुंचता है, और उस कोठे पे पहुंचता है, वहां पे जाके अफीम पीना शुरू करता है, और धीरे धीरे वहां अफीम मिलती है। तो रोज आए दिन जाता है, और आए दिन जाता है तो वहां पर डांस देखता है, और जहां पर डांस देखता है ना, वहीं पर इसको एक महिला मिलती है। उस महिला का जो नाम था वही नाम इधर ले लो इसको। जो यहां पर जो महिला उसको मिलती है, इसी महिला का जो नाम था वो, जनरली ध्यान रखना इसका रियल नेम कुछ और है, लेकिन जिस नाम से ये डांस करती थी वहां पर, वो डांस का नाम था इसका अनारकली।
अनारकली। और ये याद रखना, ये जो अनारकली नाम की लड़की है, ये इसका पहले से एक पति था, मतलब इसका फर्स्ट हस्बैंड कोई था, पहले से पहला पति था इसका कोई, और इसका पति वो मर चुका था, पति जो है वो इसका मर चुका है, और ये पैसे कमाने के लिए वहां पर डांस करती है। और जब ये डांस कर रही होती है, वहीं पर सलीम पहुंच जाता है, और जब सलीम पहुंच जाता है तो अनारकली को देखता रह जाता है, और देखता रहता है, आधे घंटे तक इसका डांस देखता रहता है। देखते देखते वो हो जाता है पागल उस लड़की को देखते देखते। तब एंड में तांगे वाले को नीचे बुला के लाता है और ये पूछता है, जो ये महिला थी इसका नाम क्या है, ये पता करके आ। वो ऊपर जाता है, पूछता है, और नीचे आके सलीम को बताता है कि इसका नाम अनारकली है। उसने कहा कहाँ की रहने वाली है? तो तांगे वाला बोलता है कि सर आप क्या करोगे इसका? उसने कहा कि पूछ के आ कि उसका नाम क्या है, वो कहाँ की रहने वाली है। तो उसने बताया कि सर यहाँ की रहने वाली है। तो अब सोच के देखना, एक कल्पना करो, सलीम बोल रहा है कि वो कहाँ की रहने वाली है, पता भी चल जाता है, बता देती है कि कहाँ की रहने वाली है। सलीम उससे कहता है कि उससे पूछ के आओ कि वो मुझसे शादी करेगी। तो अनारकली के पास वो जाता है और बोलता है कि ऐसे ऐसे आप, एक लड़का खड़ा है नीचे, उससे शादी करोगी? वो कहती है नहीं नहीं। सलीम पहुंचता है राजधानी में। राजधानी में क्या होता है, पहले लेटर हेड चलते हैं, आज के पहले लेटर हेड चलते हैं। जैसे मान लो कोई डीएम है तो उसका लेटर हेड होगा, कोई सांसद है तो उसका लेटर हेड होगा। तो ऐसे ही उस वक्त अकबर का एक लेटर हेड मान लो होता था, एक शाही आदेश होता था। उस शाही आदेश में लिखा होता था। अब शाही आदेश में कलम चलती थी, कागज कलम दबात होती है ना पहले, तो कलम डुबा डुबा के। तो जहांगीर एक लेटर लिखता है, उस लेटर में लिखता है, प्रिय अनारकली, मैंने जब से आपको देखा है तब से मेरे होश उड़ गए हैं। मेरा दिन का चैन और रात की नींद मेरी खत्म हो चुकी है। मैं आपको देखे बिना अब रह नहीं सकता। मैं आपसे निकाह करना चाहता हूं। बस आपसे यह अनुमति चाहता हूं कि क्या आप मुझसे निकाह करना पसंद करेंगी? निकाह करना पसंद करेंगी। और नीचे लिखता है, आपका प्रिय या आपका चाहने वाला सलीम। और नीचे लिखता है ब्रैकेट में, सन ऑफ जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर, शहंशाह आलम हिंदुस्तान। अब जैसे ही ये चिट्ठी, मतलब उस शाही फरमान मोड़ के ये दे देता है उसको, रिक्शे वाले को, तांगे वाले को, और कहता है जाके अनारकली को दिया। जैसे ही अनारकली के पास तांगे वाला पहुंचता है, वही कहता है आपके लिए चिट्ठी है। उसने कहा किसने चिट्ठी भेजी है? उसने कहा वैसे लड़के ने भेजी है। अब भैया बताओ, अनारकली एक खूबसूरत महिला थी, खूबसूरत महिला को तो कोई भी रोज प्रेम पत्र दे देता होगा ऐसे ही, तो इन प्रेम पत्र को कोई पूछता तो है नहीं है। तो होता हुआ क्या है, जैसे ही वो अनारकली पढ़ती है उसको, तो वही भाषा लिखी हुई होती है, प्रिय अनारकली, मैं आपके प्यार में डूब गया हूँ, चैन नींद मेरी सब खराब हो गई है। उसने कहा कहाँ, ये लंपू जंपू आ गया कोई। लेकिन वो पूरा लेटर पढ़ती है, जैसे मैं आपसे निकाह करना चाहता हूं, तब तक उसे कुछ समझ में नहीं आता। जैसे लिखती है आपका चाहने वाला, नीचे लिखा था सलीम, तब तक कुछ समझ में नहीं आता। लेकिन जैसे ही पढ़ती है, सन ऑफ जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर, शहंशाह आलम हिंदुस्तान, अनारकली ने सोचा हिंदुस्तान के राजा के बेटे की शादी का ऑफर। वो तुरंत लेटर को कर दिया कि भाई मैं तो इससे शादी अभी क्या भी करूंगी, और तुरंत वो हाँ बोल देती है। और यहीं पर अनारकली की सलीम से शादी होती है, और इसी अनारकली को सलीम नाम देता है नूर जहां। नूर जहां, नूर का मतलब होता है हुस्न, जहां का मतलब होता है ब्रह्मांड, मतलब पूरे ब्रह्मांड का हुस्न। यानी उसने इसको नाम दिया कि तुमसे खूबसूरत महिला मैंने पूरी जिंदगी में नहीं देखी। और इसीलिए इसने इसी अनारकली को नूरजहां नाम दे डाला। अब यही नूरजहां हिंदुस्तान को गुलाम बनाएगी, ये ध्यान रखना। आपको फिर बोल रहा हूं, अंग्रेज इंडिया में आएंगे व्यापार करने, इसी नूरजहां की वजह से आएंगे। इसीलिए मैंने यहां से बैकग्राउंड बनाना शुरू करी है। अब आगे चले, बताइए यहां तक किसी को कंफ्यूजन है? तो बताइए यस, मतलब अगर समझ में आ रहा है तो ठीक है, नहीं तो आप लिखो नो कंफ्यूजन। यस और नो में बता दीजिए। कंफ्यूजन है या नहीं? देखो एक बात बताऊं, थोड़ा सा आप लोगों को एक चीज बता दूं। मैं मानता हूं कि हिस्ट्री एक बोरिंग टॉपिक है, और हिस्ट्री के
इवेंट को और नामों को याद रखना बहुत टेढ़ा काम है, वो याद नहीं हो सकते। मैंने जो भी हिस्ट्री के धागे को एक धागे से जोड़ जोड़ के आपको कहानी बना के समझा रहा हूं ना, इसमें बहुत सारी चीजें मैं अपने आप में एडिट करके चलूंगा। क्यों एडिट करके चलूंगा? ताकि आपको एक मूवी की तरह, पिक्चर की तरह याद करा सकूं। लेकिन मैं अगर सिर्फ रटवाऊंगा कि देखो जहांगीर के फैक्ट लिख लो, शाहजहां के फैक्ट लिख लो, औरंगजेब के फैक्ट लिख लो, तो उसका कोई मतलब नहीं है ना। तो इसलिए मुझे आपको याद करवाना है, तो याद करवाने के लिए मुझे कहानी बनानी पड़ती है। तो इसलिए कहानी में 80% में रियलिटी रखता हूँ और 20% में फैक्टों को जोड़ने के लिए अपने अपने पॉइंट जोड़ता हूँ। मतलब मान लो ये 5 पॉइंट मैंने रियलिटी के रखे, लेकिन एक पॉइंट को एक पॉइंट से जोड़ने के लिए मैं अपनी तरफ से बातें लगाता हूं इसमें। इसी को एडिटिंग कहते हैं। यही एक खेल है, इसी को प्रेजेंटेशन कहते हैं। क्योंकि मैं आपको अच्छे से प्रेजेंट करूंगा तभी आपको याद होगा ना। अदरवाइज तो किताबों से पढ़ के तो किसी को याद ही नहीं हो रहा भाई। बताइए, खुद सोच के देखो, मुगल काल के ऊपर किताबें लिखी हैं, आंसर क्वेश्चन 2 आने हैं, और 2 क्वेश्चन उस इतनी मोटी किताब से आएंगे। 2 क्वेश्चन में तुम्हें 2 क्लास में करा दूंगा तुमको। मेरी 2 क्लास पढ़ के चले जाना, 2 क्वेश्चन आएंगे, दोनों क्लियर हो जाएंगे आपके। इसलिए 80% फैक्ट्स मेरे बताए हैं और 20% फैक्ट मैं उसमें एडिट करूंगा अपनी तरफ से, ताकि आपको याद हो सके। तो चलें आगे, शुरू करें। चलें आगे, यहां तक कोई डाउट नहीं है तो फिर नहीं। आप में से ये जो लोग जो इस वक्त मुझे देख रहे हैं, जरा एक बार बताना आप लोग कहाँ कहाँ से हो, मैं एक बार थोड़ा आइडिया लग जाए कि आप लोग मतलब अपने स्टेट का नाम बताना, एक बार आइडिया लगाना चाहता हूँ कि कहाँ से हैं आप लोग। आसाम, उड़ीसा, राजस्थान, आसाम, यूपी, हरियाणा, जम्मू कश्मीर, उत्तर प्रदेश, बिहार, छत्तीसगढ़, दिल्ली, राजस्थान, इलाहाबाद, यूपी, बिहार, लखनऊ, वाराणसी, मथुरा, मुंबई, महाराष्ट्र, झारखंड। तो मतलब आप डिफरेंट डिफरेंट एरिया से हैं। मतलब मैंने सोचा था कि आप पर्टिकुलर कुछ ही एरिया से कुछ लोग हैं। चलिए कुछ नहीं, मैं तो बस ये जानना चाह रहा था बस कि आप लोग मतलब कहाँ से, एक अंदाजा लग जाए ना, तो कि मुझे एक अंदाजा तो रहेगा कि मैं कल को आप मुझे कहीं मिल गए तो मैं आपको पहचान तो नहीं पाऊंगा, लेकिन आप लोग बताएंगे तो मुझे अपना समझ में आ जाएगा। चलिए, आप लोगों को वैसे समझ में आ रहा है कि ये नहीं आ रहा? क्योंकि मुझे पॉलिटी पढ़ानी है, लेकिन पॉलिटी तक पहुंचाने के लिए, लेकिन जल्दी से जल्दी पहुंचा सकूं आपको, इसलिए बैकग्राउंड बना रहा हूं ताकि आपको समझ में आ जाए। अब तो मैंने आपकी पीडीएफ का भी जुगाड़ कर दिया। टेलीग्राम चैनल का देखिए, डिस्क्रिप्शन में लिंक आ गया होगा, आ गया उनको? हाँ, डिस्क्रिप्शन में चैनल, टेलीग्राम चैनल का लिंक आ गया होगा। आप वहाँ चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा। व्हाट्सअप चैनल का भी लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, उसे ज्वाइन कर लीजिएगा। और मैं दोनों पर इमेजेस भेज दिया करूंगा, आप वहां से इमेज डाउनलोड कर लेना और पढ़ लेना उनको। और क्या करना है फिर, आप प्रिंट निकाल के रख लेना, आपके पास काम आ जाएगा। ठीक है, चले आगे आ जाए। देखिए अब क्या होता है, अब आगे सुनो। अब पॉइंट सुनना। एक जहांगीर है, वही सलीम। सलीम की 3 वाइफ थी, 3 वाइफ। 3 में फर्स्ट, सेकंड, थर्ड। फर्स्ट वाइफ का नाम है मानबाई, दूसरी वाइफ का नाम है जगत गोसाई, तीसरी वाइफ का नाम है नूर जहां। ये 3 वाइफ जो हैं, ये इसकी ऑफिशियल वाइफ है। बाकी अनऑफिशियल इसकी होंगी, वो यही जाने, मुझे तो पता नहीं है भैया, है ना। अब सुनो क्या हुआ। ये जो नूरजहां है, इसके बारे में सुन लो। नूरजहां का पहले से एक हस्बैंड था। मतलब नूरजहां का फर्स्ट हस्बैंड पहले से कोई और था। मतलब पहला पति और था, लेकिन वो मर गया था, तो बेचारी नूरजहां विधवा हो गई थी। ठीक है। और दूसरा पति इसका बना था ये सेकंड हस्बैंड है इसका, बेचारी का, है ना। बेचारी का सही है, बेकार है ना। तो ये इसका दूसरा हस्बैंड था। और ये जो मानवाई थी, इस मानवाई और जहांगीर के कुछ बेटे थे। बेटों में पहले बेटे का नाम सुनो। पहले बेटे का नाम था खुर्रम। और यही खुर्रम जो है वो बाद में शाहजहां बनेगा। यही खुर्रम जो है वो बाद में शाहजहां बनेगा। ठीक है यहां तक। अब देखो क्या हुआ। नूरजहां और जो उसका पति था पहले वाला, इसकी पहली पत्नी थी। पत्नी का नाम था लाडली बेगम।
बेगम तो खैर बाद में लगा था, लेकिन लाडली नाम था उसका। अब दोबारा सुनो। जहांगीर और उसकी पहली पत्नी मानवाई का बेटा था खुर्रम, और नूरजहां और उसके पहले पति का बेटी थी लाडली बेगम। और इधर जहांगीर ने तीसरी शादी कर ली नूरजहां से, और नूरजहां ने सेकंड मैरिज कर ली जहांगीर से। अब देखो नूरजहां का जो ड्रीम प्रोजेक्ट है वो क्या है। नूरजहां का ड्रीम प्रोजेक्ट है कि आज जो जहांगीर है वो हिंदुस्तान का किंग है, और नूरजहां जो है वो हिंदुस्तान की क्वीन है, यानी रानी है। अब नूरजहां का ड्रीम प्रोजेक्ट है कि कल को जब जहांगीर मरेगा तो जहांगीर का बड़ा बेटा हिंदुस्तान का किंग बनेगा, और अगर इसकी शादी इससे करा दी लाडली बेगम से तो लाडली बेगम हिंदुस्तान की क्वीन बनेगी। यानी कि नूरजहां का सपना है कि कैसे भी खुर्रम की शादी लाडली बेगम से करा दी जाए, तो इन फ्यूचर भविष्य में मेरी बेटी भी हिंदुस्तान की रानी बनेगी। यह था इसका ड्रीम प्रोजेक्ट। आई होप आपको यह बात समझ में आ गई होगी। ये समझ में आ गया सीन? यस बोलो यस, अगर आ गया तो। नहीं आया तो नो बोल दो। अब तो मैं फिर आगे बढ़ूं अगर आ गई तो, क्योंकि अभी अंग्रेजों को गुलाम बनाने के पीछे यही लॉजिक है। बताऊंगा आप क्या पंगा पड़ेगा यहां पर। यस या नो बता दो बस आप मुझे। चलिए ठीक है। आ जाए बस अब आ जाए। अब देखो क्या होता है, लेकिन एक पंगा है। पंगा क्या है वो सुनो अब, कि अब ये इस प्रोजेक्ट पे ग्रहण लगेगा। ग्रहण कैसे लगेगा वो सुनो। नूरजहां का एक भाई था, भाई, इसे कलर चेंज कर लेते हैं यहां पर। अब नूरजहां का एक ब्रदर था, ब्रदर, और उस ब्रदर की एक डॉटर थी, डॉटर। उस डॉटर का जो नाम था वो था अर्जुमंद बानो। अब पंगा ये था कि नूरजहां चाहती थी कि खुर्रम लाडली बेगम से शादी करे, लेकिन खुर्रम जो प्यार करता था वो करता था अर्जुमंद बानो से। अब आपको समझ में आ गया? मतलब नूरजहां को ये पता चला कि खुर्रम मेरी बेटी से प्यार नहीं करता, खुर्रम मेरे भाई की बेटी से प्यार करता है। इसका मतलब अगर कल को खुर्रम राजा बनेगा तो मेरी बेटी हिंदुस्तान की रानी नहीं बनेगी, मेरे भाई की बेटी हिंदुस्तान की रानी बनेगी। अब नूरजहां के दिमाग में यहां जेलसी पैदा होती है, जलन पैदा होती है अपने भाई की बेटी के प्रति। और इसी बीच खुर्रम क्या करता है, दिल्ली में एक पार्क है, पहले पार्क था, पार्क नहीं है, का नाम था, पार्क था वैसे ही। वहां पे खुर्रम ने 30,000 पौधे लगवाए थे, 30,000 प्लांट लगवाए थे इस खुर्रम ने। और इस खुर्रम ने अर्जुमंद बानो को गिफ्ट किया था वो पूरा बगीचा, गार्डन। और उसी 30,000 वाले पौधे को आज 30,000 ही कहते हैं। आज देखा होगा दिल्ली में 30,000 कोट है, जहां पर वो 30,000 कोट था ना, वहीं पर 30,000 गार्डन था। वो 30,000 पौधे प्लांट बना के दिए थे खुर्रम ने। यहां तक समझ में आ गया? अब नूरजहां के सामने सबसे बड़ी जलन यह है कि नूरजहां खुर्रम को राजा बनते देखना नहीं चाहती। क्यों? क्योंकि कहीं ना कहीं खुर्रम अगर राजा बन गया तो अर्जुमंद बानो बेगम रानी बनेगी। इसीलिए उसने एक चाल चली। चाल क्या चली, इधर सुनो, इधर देखें। नूरजहां ने जो जहांगीर था उस जहांगीर से कह के, क्योंकि जहांगीर नूरजहां के प्यार में पागल था, और इससे कह के खुर्रम को कहां भेज दिया, गुजरात भेज दिया, गुजरात। और गुजरात का खुर्रम को सूबेदार बना दिया। मतलब सोचो, इंडिया के मैप में अगर देखा जाए तो ये मान लेते हैं हम मैप है, मैप में आगरा राजधानी है, और खुर्रम को गुजरात बनाया है, यहां पर गुजरात का सूबेदार। खुर्रम यहां का सूबेदार बनाया जानबूझ के, ताकि खुर्रम को दिल्ली से दूर कर दो, यानी आगरा से दूर कर दो, कैपिटल से। और खुर्रम अगर यहां से दूर हो जाएगा तो हिंदुस्तान का राजा यानी उत्तराधिकारी जहांगीर के बाद खुर्रम के दूसरे बेटे को बनाया जाएगा। और जो खुर्रम का जो दूसरा भाई था, नूरजहां ने उसे सेट कर लिया था अपनी बेटी लाडली से शादी करने के लिए। यह सीन आपको क्लियर हो गया?
यानी कि नूरजहां को पता चल गया कि खुर्रम मेरे भाई की बेटी से प्यार करता है, इसीलिए नूरजहां ने खुर्रम को जानबूझ के गुजरात का सूबेदार बनवा दिया, ताकि खुर्रम गुजरात चला जाए तो कम से कम नूरजहां उसके छोटे भाई को हिंदुस्तान का राजा बनवाने की कोशिश करेगी, और उस छोटे भाई की शादी अपनी बेटी से करा देगी, ताकि उसकी बेटी हिंदुस्तान की रानी बन जाए। ये सीन क्लियर है आपको? क्लियर है? चलें आगे। अब पीछे दोबारा लौट के आते हैं उसी पार्ट में। अब आ जाए दोबारा एक बार। अब एक बार दोबारा पढ़ लेते हैं जहांगीर के बारे में कि जहांगीर का सीन क्या है। देखिए, जहांगीर जो था, जहांगीर के काल में एक सिख गुरु थे, पांचवें गुरु खुसरो, जिनका नाम था अर्जुन देव। इनकी डेथ हो गई, मतलब इसने इसको मरवा दिया था। जहांगीर ने आगरा के किले के बाहर एक न्याय की जंजीर बनवाई थी। उसे किंग ऑफ जस्टिस कहते, मतलब उसे चैन ऑफ जस्टिस कहते थे। इसीलिए जहांगीर को किंग ऑफ जस्टिस भी कहते हैं, न्याय का राजा कहते हैं, लोगों को न्याय देता था ये। ठीक है, नेक्स्ट, इसने अपनी ऑटोबायोग्राफी आत्मकथा लिखी थी, जिसका नाम तुजुक ए जहांगीरी है। ये पर्शियन लैंग्वेज में लिखी गई है। जहांगीर के टाइम को गोल्डन पीरियड ऑफ पेंटिंग कहते हैं, क्योंकि इसके टाइम पे पेंटिंग बहुत हुई है, मतलब बहुत ज्यादा पेंटिंग इसके टाइम में आई है। यहां तक क्लियर है? जहांगीर के बाद देखिए क्या हुआ, शाहजहां राजा बनेगा। लेकिन जब शाहजहां राजा बनेगा तब एक पंगा पड़ेगा। मैं पहले बोल चुका हूं आपको क्या पंगा पड़ेगा। देखिए, इधर क्या हुआ, यहां पर नूरजहां और जहांगीर ने खुर्रम को गुजरात भेज दिया। यही खुर्रम जो है वो बाद में गुजरात का सूबेदार बनेगा, और यही खुर्रम जो है बाद में शाहजहां के रूप से हिंदुस्तान का राजा बनेगा। ठीक है, अब देखो पंगा क्या बनता है। पंगा ये पड़ता है कि जो अंग्रेज जो ईस्ट इंडिया कंपनी खोलने आए थे, तो ईस्ट इंडिया कंपनी में कैसे भी करके अंग्रेजों को यह बात पता चल गई। तो अंग्रेजों, इसको ऐसे बताता हूं, देखिए, पुर्तगाली लोग ऑलरेडी इंडिया में ट्रेड कर रहे थे, और इधर अंग्रेज और व्यापार करने की परमिशन लेने आए हैं। कौन लेने आए हैं? अंग्रेज लोग, मतलब ब्रिटिश लोग व्यापार करने की परमिशन लेने के लिए आए हैं। पुर्तगाली लोगों को पता चला कि अंग्रेज भी अगर अपनी फैक्ट्री खोल लेंगे तो कंपटीशन होगा। पता चला एक मार्कर पुर्तगाली बनाते हैं 5 रुपए का, और अंग्रेज बनाएंगे 4 रुपए का, तो लोग अंग्रेजों के माल को ज्यादा खरीदेंगे। इसीलिए पुर्तगाली चाहते थे कि कैसे भी इन अंग्रेजों की फैक्ट्री ना खुले। पुर्तगाली चाहते थे कि अंग्रेजों की फैक्ट्री ना खुले। इसीलिए जब शुरुआत में ब्रिटेन की महारानी ने कैप्टन हॉकिंस को जहांगीर के दरबार में भेजा, तो कैप्टन हॉकिंस को परमिशन इसलिए नहीं मिल पाई क्योंकि पुर्तगालियों ने नूरजहां से सेट करके जहांगीर से मना करवा दिया था कि हमें परमिशन नहीं देनी। इसलिए हुआ क्या था, जब कैप्टन हॉकिंस इंडिया में आया, शुरुआत सबसे पहला कौन परमिशन लेने के लिए आया? कैप्टन हॉकिंस। इसको परमिशन नहीं मिली। दूसरी बार जो परमिशन लेने आता है वो आता है सर थॉमस रॉ। ठीक है, ये परमिशन लेने आया। जब ये परमिशन लेने आया तो यहां पर गुजरात का जो सूबेदार था वो था खुर्रम, मतलब शाहजहां। तो सर थॉमस रो को यह बात पता चल गई कि ये खुर्रम वही है जिसको नूरजहां ने जानबूझ के भिजवाया है। तो सर थॉमस रो इसके पास पहुंचता है, और इसके पास जाके पहुंचता है और पूछता है कि खुर्रम कैसा है तू? ये कहता है अच्छा हूं। ये कहता है और तेरा पर्सनल लाइफ कैसा चल रहा है? तो कहता है पर्सनल लाइफ ठीक है, लेकिन ज्यादा अच्छी नहीं है। तो कहता है क्यों? बस क्योंकि अर्जुमंद बानो जो है वो आगरा में रहती है और मैं यहाँ गुजरात में, मेरा ट्रांसफर यहाँ गुजरात हो गया, गुजरात का सूबेदार बन गया हूँ मैं। तो सर थॉमस रो ने कहा तू बन नहीं गया, तू बनाया गया है। उसने कहा मतलब? उसने कहा मतलब ये कि तू जहांगीर का उत्तराधिकारी नहीं है। उसने कहा मतलब? क्योंकि तेरी जो माँ है, जो सौतेली नूरजहां, वो चाहती है कि तेरे भाई जो छोटा है शहरयार, उसकी शादी अपनी बेटी लाडली से करा दे, और उस तेरे भाई को हिंदुस्तान का राजा बनवा दे। जब तेरा भाई हिंदुस्तान का राजा बनेगा तो तेरी जो मतलब सौतेली माँ की जो बेटी है लाडली, वो हिंदुस्तान की क्वीन बनेगी।
और उसने जानबूझ के तेरा पत्ता साफ करने के लिए तुझे गुजरात भिजवाया है जहांगीर से कहकर। रम ने कहा, शाहजहां ने कहा, ये सब तुम्हें कैसे पता? उसने कहा, वो छोड़ तू, बस पता है इतना समझ ले। उसने कहा, तुम मुझे ये सब क्यों बता रहे हो? उसने कहा, तुझे इसलिए बता रहे हैं क्योंकि तू हमारा काम कर दे, हम तेरा काम कर दें। उसने कहा, कैसा काम? देख, कल को तू जब उत्तराधिकारी बनेगा, कल को जब तू उत्तराधिकारी बनेगा और तेरे को किसी फोर्स की या किसी चीज की पैसे वैसे की जरूरत पड़ेगी तो हम तेरा सपोर्ट करेंगे, और आज तू हमारा सपोर्ट कर दे। उसने कहा, कैसा सपोर्ट? हम ईस्ट इंडिया कंपनी की एक ब्रांच खोलना चाहते हैं गुजरात में, इंडिया में, और इंडिया में हमें व्यापार करने के लिए, ट्रेड करने के लिए हमें जमीन चाहिए, जमीन चाहिए, हमें जमीन दे दे तू। उसने कहा, कितनी चाहिए? उसने कहा, यहाँ पे चाहिए इतनी। उसने कहा, ठीक है दी। और वहीं पर खुर्रम ने एक आदेश जारी कर दिया कि अंग्रेजों को व्यापार करने के लिए सूरत में इतनी जमीन दे दो। और यहीं पर खुर्रम की परमिशन से अंग्रेजों की पहली फैक्ट्री कहाँ खुली? सूरत में। याद रखिएगा, अंग्रेजों की फैक्ट्री जिसके टाइम पर खुली है तब राजा जहांगीर था, लेकिन अंग्रेजों की फैक्ट्री रियल में जिसने खोलने की परमिशन दी है उसका नाम शाहजहां था। आई होप आपको समझ में आ गई होगी कि अंग्रेजों की फैक्ट्री खोलने की परमिशन सर टॉमस रो को मिली। किससे मिली? खुर्रम से मिली, मतलब शाहजहां से मिली। किसके टाइम पे मिली, मतलब राजा कौन था? तो राजा उस टाइम पे जहांगीर था। यहां से अंग्रेजों की पहली फैक्ट्री खुलना शुरू होती है। अब बताइए, अंग्रेजों के कदम इंडिया में पड़ चुके हैं, यहां तक कोई डाउट है? हाँ हाँ, वो अस्थाई थी मैं मानता हूं, पर जमीन पैर रखने की जगह तो मिल गई ना। यहां तक कोई डाउट है? चले आगे। आगे बढ़े, चलिए। बहुत सारे बच्चे कभी कभी मुझसे मेरे बारे में कहते हैं, जैसे कभी मेरी आपने पहले कुछ मोटिवेशनल वीडियो देखी होंगी इंस्टाग्राम पे या यूट्यूब पर, तो लोगों ने मुझसे कहा कि आप चिल्लाते बहुत हो। यार, मैं एक्चुअली चिल्लाता नहीं हूँ। मैं ना क्या करता हूँ, मैं जानता हूँ कि बच्चा जो होता है ना उसका मोटिवेशन डाउन हो जाता है, और मोटिवेशन जो होता है ना वो यहाँ से निकलता है, दिल से निकलता है। तो मैं चिल्लाता नहीं हूँ, मेरा समझाने का तरीका है। तो मैं अभी 2 दिन से पढ़ा रहा हूँ, 3 दिन से पढ़ा रहा हूँ, तुमने मेरे पढ़ाने का तरीका देखा? मैं चिल्लाता कभी नहीं हूँ, लेकिन जब मोटिवेट करता हूँ ना तब चिल्लाता हूँ। क्यों? क्योंकि मोटिवेशन एक आग होती है, आग, और वो आग दिल से निकलती है। अब मैं तुम्हें मोटिवेट करूं, एक बात आओ, मैं तुम्हें मोटिवेट करूं कि पढ़ लो, नहीं तो भविष्य बर्बाद हो जाएगा। अब बताओ, तुम इससे मोटिवेट होगे कभी? मैं तुमसे पूछ रहा हूँ, तुम्हें मैं मोटिवेट करूं, पढ़ लो, भविष्य में कुछ नहीं मिलेगा, तुम्हें इससे कुछ आग निकल रही है अंदर से। लेकिन मोटिवेशन एक ऐसा करंट है, तो यहां से शुरू करूंगा ना तो तुम्हारे दिल में पैदा कर दूंगा। इसलिए मोटिवेशन देते समय आपने देखा होगा कि मेरा प्रेजेंट करने का तरीका अलग होता है। ये बच्चे कह रहे हैं मुझे आपको देख के डर लगता है। यार, मैं इतना डरावना हूं क्या? वो बात अलग है कि ऊपर वाले ने शकल बेकार दी है, तो लेकिन डरना तो नहीं चाहिए। वैसे तो नॉर्मली टाइप का हूँ डरने का तो कोई लॉजिक ही नहीं है, लेकिन अब फिर भी आप डर रहे हैं तो मैं क्या करूँ। ठीक है, यहाँ तक आपको समझ में आ गया? अब आ जाए, फैक्ट्री खोलने की परमिशन मिल गई, अब अपन अंग्रेजों को रख देते हैं साइड में। अब मुगलों को पहले लेते हैं, मुगलों को खत्म करते हैं। आ जाए। तो मुगलों में मैं आपको जहांगीर तक बता चुका हूं। अब आ जाओ, अगला जहांगीर के बाद सलीम राजा बनेगा। सलीम का टाइम सुनना। तो सलीम के साथ क्या है, आप स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो ले लीजिएगा बाद में, वैसे मैं वहां पे दे दूंगा आपको ना। सलीम के टाइम को गोल्डन पीरियड ऑफ बिल्डिंग्स कहते हैं, मतलब सबसे ज्यादा इमारतें, बिल्डिंग, जैसे दिल्ली का लाल किला, आगरा का ताजमहल। आगरा सुना होगा आपने, एक आगरा नाम की जगह है, वहां पे शाहजहां और अपनी पत्नी दोनों दफन हो गए ना, वो ताजमहल है, सफेद सी बिल्डिंग है एक। गोल्डन पीरियड ऑफ बिल्डिंग्स कहते हैं इसको। नेक्स्ट, वाइफ का नाम अर्जुमंद बानो बेगम था इसका। इसी अर्जुमंद बानो को उसने जो नाम दिया था वो दिया था मुमताज महल।
ठीक है, मुमताज महल। नेक्स्ट, इसका बचपन का नाम खुर्रम था, मैं आपको बता चुका हूं। इसने एक सिटी बनाई थी, मतलब एक शहर बनाया था, शाहजहानाबाद, दिल्ली में है ये शहर, ठीक है। नेक्स्ट, इसके 4 बेटे थे, सबसे बड़ा था दारा सिको, उसके बाद था औरंगजेब, उसके बाद था शुजा, उसके बाद था मुराद। एक बात समझना अच्छे से, क्योंकि शाहजहां जो था अपनी पत्नी से बहुत प्यार करता था, और पत्नी का नाम था अर्जुमंद बानो। अर्जुमंद बानो की मृत्यु जो हुई थी वो प्रेगनेंसी के दर्द के कारण हुई थी, प्रेगनेंसी के दर्द के कारण हुई थी। और इसकी कितने संतानें थी, तो एक अनुमान कहता है कि 16-17वीं संतान के, मतलब 16-17वीं संतान के प्रेगनेंसी के दर्द से इसकी मृत्यु हुई थी। अब आप सोच के देखो कितना प्यार करता था, इसका प्रमाण देने की जरूरत नहीं है। जब 16वीं और 17वीं संतान पैदा हो रही है तो प्यार की इंतहा क्या होगी, ठीक है। नेक्स्ट, इसकी लेकिन 4 पुत्र और 2 बेटी जिंदा रही हैं। 4 बेटे ये रहे, दारा सिको, औरंगजेब, शुजा और मुराद, और 2 बेटी थी रोशन आरा और जहां आरा। बाकी सारे बच्चे इसके मर गए थे, बाकी सारे बच्चे इसके मर गए थे, ठीक है। यहां तक समझ आएगा। ये था शाहजहां का सिस्टम। शाहजहां की मृत्यु के बाद में इन दोनों मृत्यु के बाद में क्या हुआ, एक्चुअली औरंगजेब ने शाहजहां को गिरफ्तार कर लिया था। आगरा के किले में औरंगजेब बैठ गया, शाहजहां दरबार में बैठा था, दरबार में राजा बन के बैठा था। औरंगजेब गया, अपने पिताजी को अरेस्ट कर लिया और अपने भाई दारा सिको को मारा, और इनके बीच, दोनों के बीच युद्ध हुआ और औरंगजेब राजा बनता है। और औरंगजेब के राजा बनने के बाद में शाहजहां को जेल में भेज दिया। मतलब मान के चलो, मैं शाहजहां, मैं दरबार में राजा की तरह बैठा हूं, लेकिन उसकी पत्नी खत्म हो चुकी थी शाहजहां की। तो शाहजहां वैसे ही परेशान रहता था। औरंगजेब आया अपने सैनिकों के साथ और सबसे पहले शाहजहां को घसीटा और नीचे ले गया मारता हुआ, और जेल में डाल दिया, और खुद सिंहासन पर बैठ गया। और औरंगजेब ने यहां से गद्दी हथिया ली और अपने भाई दारा सिकोह को मरवा दिया। यहां से औरंगजेब हिंदुस्तान का किंग बनता है। अब आ जाए औरंगजेब के टाइम में क्या हुआ। हाँ, शाहजहां का समझ जाना कि थोड़ा सा एक सिस्टम और है। शाहजहां की बिल्डिंग जो है वो एक तख्ते ताउस बनवाया था, मयूर सिंहासन, जिसे पीकॉक थ्रोन भी कहते हैं। नगीना मस्जिद बनवाई थी इसने, ताजमहल बनवाया था। ताजमहल जिन 2 कारीगरों ने बनाया था, मतलब मेन जो उसके मैकेनिक थे, ऐसे समझो, उस्ताद अहमद लाहौरी और उस्ताद इंसा खां, इन दोनों ने ताजमहल बनवाया था। इसने दिल्ली का लाल किला बनवाया, दिल्ली में जामा मस्जिद बनवाई चांदनी चौक में जो है, और मोती मस्जिद बनवाई थी आगरा में। ये इसकी बिल्डिंग्स हैं, ठीक है। नेक्स्ट, ठीक है। अब औरंगजेब आ जाए। औरंगजेब का मेन काम है, औरंगजेब की चाहे तो स्क्रीनशॉट ले लें। औरंगजेब के इतनी चीजें दिखाई देती हैं। टाइटल्स जो थे औरंगजेब के, नाम जो थे, नाम वो ये थे, आलमगीर पहला नाम, दूसरा शाही दरवेश और जिंदा पीर। जिंदा पीर ये इसके टाइटल थे। आलमगीर इसलिए कहते थे इसको कि ये कहता था मैं भगवान का, अल्लाह का एजेंट हूं, इसलिए आलमगीर। शाही दरवेश का मतलब होता था, शाही मतलब रॉयल, दरवेश मतलब भिखारी। मतलब ये कहता था कि मैं, ये देखना इसका वेशभूषा जो थी वो आम आदमी जैसी थी, लेकिन रॉयल आदमी था चूंकि राजा था, इसीलिए सब इसको बोलते थे शाही दरवेश। जिंदा पीर, जिंदा का मतलब है जीवित, लाइफ है इसमें, और पीर का मतलब होता है भगवान, या ऐसा होता है जो सबके दर्द हर लेता है। पीर का मतलब दर्द, पीड़ा, यानी कि ये जिंदा पीर था। किसी को दर्द हो रहा है, इसके पास चला गया तो उसका दर्द निचोड़ देता था, इसलिए कहते थे जिंदा पीर। इसके 3 टाइटल थे, आलमगीर, शाही दरवेश और जिंदा पीर। नेक्स्ट, इसका एक युद्ध हुआ था, बैटल ऑफ देवराय 1659 में। इसने अपने ही बड़े भाई दारा सिको को मारा था। मैंने बताया था अभी, अपने पिताजी शाहजहां को अरेस्ट कर लिया और भाई दारा सिको को मरवा दिया देवराय के युद्ध में, भाई भी खत्म। इसने झरोका दर्शन बंद कर दिया। झरोका दर्शन क्या होता था, सुनो। ऐसा होता था जैसे राजा यहां बैठता है, लोग, जनता बैठती है नीचे। जनता कौन है, जनता में पुरुष बैठते हैं, और पुरुष जो बैठते हैं तो बगल में वहां पे खिड़कियां सी होती थी, खिड़कियां छज्जे से होते थे, छज्जे से, और उसमें महिलाएं झांक के देखती थी क्या होता था, उसे कहते थे झरोका दर्शन। समझ में आ गया। राजा ये बैठा है, सारे पुरुष दरबार में नीचे बैठे हैं, और ऊपर बगल में खिड़कियां सी लगी होती थी, खिड़कियां सी, जैसे आज एग्जॉस्ट फैन लगे होते हैं ना, ऐसे खिड़कियां सी लगी होती थी। वहां से महिलाएं झांक झांक के देखती थी क्या हो रहा है, उसे कहते थे झरोका दर्शन। तो औरंगजेब ने कह दिया दरबार के काम में महिलाओं को इंटरफेयर करने का राइट नहीं है, इसलिए इसने झरोका दर्शन बंद करा दिया। दूसरा, म्यूजिक और अल्कोहल बंद कर दिया, मतलब ड्रिंकिंग और एडिक्शन, जो नशा बसा होगा कि ये गाने वाने होंगे, डांस, डिस्को, जैसे मान लो कोई भी है शीला की जवानी, इस टाइप के गाने वाने नहीं गा सकते, ये सब इसने बंद करा दिया। दारू वारू या नशा सब बंद करा दिया इसके टाइम पर। नेक्स्ट, तुलादान सिस्टम, कल की क्लास जिसने देखी है वो सुनना।
अकबर ने एक तुलादान सिस्टम बताया था कि मैंने युद्ध जीत के आया, अकबर बगल में एक तराजू पे बिठाया और बगल में सोना भी रखा, और जितने किलो का अकबर है उतने ही किलो का सोना गरीबों में दान किया जाता था। इसने ये सब बंद कर दिया। ठीक है, यहां तक तुलादान के अंदर। नौरोज फेस्टिवल याद करना, बलबन ने चलाया था, पारसियों का त्योहार था नवरोज, परसों की क्लास में देखना, वो इसने बंद कर दिया। नेक्स्ट नेक्स्ट, इसके पहले अकबर ने जजिया टैक्स खत्म कर दिया था, वो जजिया टैक्स भी इसने चालू कर दिया, री इम्पोज मुसलमानों पर लगा दिया। ठीक है, क्या यहां तक कोई डाउट तो नहीं है? औरंगजेब के मेन काम यही थे। अब बोलो, इतने तक कोई डाउट है? इतने तक बोलो, इतने तक। अच्छा चलिए, अब आपने ये बता दिया कि कोई डाउट नहीं है, तो मैंने औरंगजेब तक का सीन क्लियर कर दिया। अब आप मुझसे पूछ लो कि आपको कंफ्यूजन में क्या क्या है। आपको इस कोर्स के बारे में कुछ कोई क्वेरीज करनी है या कुछ पूछना है, आप मुझसे पूछो, अब मैं जवाब देता हूं। लेकिन एक एक करके जिनको कमेंट करना है वो एक एक करके कीजिए, मैं रिप्लाई करूंगा आपको। बताइए क्या क्या पूछना है। ये जो आई लव यू बोल रहे हैं उन सबको मेरी तरफ से आई लव यू टू। मैं तो वैसे भी आप सबको प्यार करता हूं, मैं आज तक किसी से नफरत ही नहीं कर पाया, मैंने आप सभी लोगों से प्यार किया है। हाँ, जजिया समझ में नहीं आया? अरे जजिया एक टैक्स होता था जो उन लोगों से लिया जाता था जो मुसलमान नहीं है। जो मुसलमान हैं उनसे टैक्स नहीं लिया जाता था। मान लो हम 5 लोग हैं, 5 में 2 मुसलमान हैं, उनसे टैक्स नहीं लिया जाएगा। जो मुसलमान नहीं है उनसे लिया जाता था। तो अकबर ने बंद करा दिया था ये टैक्स कि सब बराबर होते हैं हिंदू मुसलमान। औरंगजेब ने दोबारा चालू कर दिया कि मुसलमानों को छोड़ के बाकी सबको देना पड़ेगा। एक एक करके बोलो यार, ये एक साथ कमेंट करोगे तो समझ में नहीं आएंगे ना। यार इतनी तेजी से कमेंट कहां से पढ़ूंगा? सर लोगों को दो दो नाम में कंफ्यूजन हो रहा है याद रखने में। अच्छा, दो दो नामों में एक्चुअली इनका एक, अरे यार एक तो नाम ये ऐसा बचपन का रखते हैं, जैसे सलीम बचपन का नाम था, जहांगीर उसका रियल नेम था। तो मैं आपको बता देता हूँ वो 2-3 नाम में क्या है, मैं लिख दे रहा हूँ, लो कंफ्यूजन है तो आपको डाउट खत्म हो जाएगा। देखिए, बाबर का नाम तो बाबर ही था, हुमायूं जो था हुमायूं ही नाम है, ठीक है। तीसरा, अकबर जो था उसको बचपन में कहते थे जलाल, जलाल। इसका पूरा नाम था जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर। तो इसके नाम के आगे बचपन का नाम था इसका जलाल, इतना था जलाल। बाकी अकबर ये रियल नाम पड़ा था इसका, ठीक है। और एक था सलीम, सलीम बचपन का नाम था, इसी को बोला गया जहांगीर। फिर इसके बाद आया इसका बेटा, उसका नाम था खुर्रम, उसको बोला गया शाहजहां, ठीक है। और औरंगजेब तो औरंगजेब था ही। कंफ्यूजन हो रहा है तो मैंने लास्ट में सॉल्व कर दिया। और बताओ क्या डाउट है आपको? बाकी का सब्जेक्ट, देखो बाकी का सब्जेक्ट कब शुरू होगा, जो ये पूछ रहे हैं मैं उनको क्लियर कर दूं। देखिए, पहले मैं एक एक करके सेक्शन खत्म करेंगे। सबसे पहले मैं पॉलिटी खत्म करूंगा। पूरी पॉलिटी करीब करीब चलेगी, करीब ऑन एन एवरेज चलेगी। देखो जल्दबाजी में मुझसे करवाओगे जिससे क्वेश्चन स्किप भी हो जाए, तो पॉलिटी चलेगी करीब करीब 30 दिन। लेकिन अच्छे से मुझसे पढ़ाने दोगे मेरे को तो चलेगी करीब 40 से 45 दिन। अब तुम बता देना, अच्छे से पढ़ाना होगा तो मैं अच्छे से पढ़ा दूंगा 50 दिन में, लेकिन ऐसी पढ़ाऊंगा कि एक भी क्वेश्चन स्किप नहीं होगा, ये पक्का है। रात में सोते में भी बोलोगे। और बोलो क्या पूछना है। एक एक करके टॉपिक खत्म होंगे, ऐसे पहले पॉलिटी, फिर ज्योग्राफी, फिर इकोनॉमी, फिर ऐसे एक एक करके होगा, ये लीपा पोती नहीं होगी, ठीक है। और बोलो। और हाँ, एक बात और बता दूं, शुरुआत में अभी करीब करीब 7-8-10 दिन तक, चूंकि आपको मेरी आदत पड़ जाए, मुझे आपकी आदत पड़ जाए, ताकि मुझसे आपकी और आपसे मेरी फ्रीक्वेंसी मैच हो जाए, इसलिए शुरुआत में मैं क्लास 1-1.5 घंटे की लूंगा। लेकिन जैसे ही हम दोनों आपस में एक दूसरे को एडजस्ट कर लेंगे, उसके बाद क्लास 2 से 2.5 घंटे की पर डे होने लगेगी। हाँ, अगला कमेंट क्या है? सर आंसर राइटिंग कहां से करें? देखिए, मैं हर 10 दिन में आपको प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन दे दूंगा, और आप प्रैक्टिस करते रहिएगा 2-4 क्वेश्चन की पर डे।
चाहो तो आप मेरे किसी भी सेंटर पर कॉपी पहुंचा देना आप, या मैं जिस सेंटर पे हूं आप पर वहां पर आंसर ले आना, मैं चेक करके दे दूंगा आपको। ठीक है, मान लो पर डे मतलब आप 5-10 क्वेश्चन लिख के इकट्ठे मेरे सेंटर के नजदीकी सेंटर पर आप हो तो या तो कुरियर कर देना, या फिर मुझे क्या कहते हैं ऑफिस में आके अगर पास में किसी सेंटर पे हो तो मेरे पास आ जाना, मैं खुद चेक करके दे दूंगा आपको। और बताओ, बुक्स के बिना सब कवर हो जाएगा? यार जिस टॉपिक को मैं पढ़ा देता हूं उसके लिए बुक पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ती भाई, क्यों टेंशन ले रहे हो आप? हाँ और बोलो। सर आप हमको फ्री पढ़ाकर बहुत उपकार कर रहे हो? नहीं भैया, मैं उपकार नहीं कर रहा। आप लोग मुझसे प्यार करते हो, बस यही मेरे लिए बहुत है यार। उपकार क्यों कर रहा है? एक बात बताओ ना आप। इंडिया में, एक बात आपसे पूछ रहा हूँ, इंडिया में बहुत सारे लोग रात को भूखे सोते हैं, सर्दियाँ आने वाली हैं, बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जिनके पास रजाई और कंबल भी नहीं होगा ना? क्यों? हम सबकी तो जिम्मेदारी ये बनती है ना कि हम ऐसे लोगों की मदद करें। बस आपसे मेरी एक रिक्वेस्ट है, मैं आपको पूरा कोर्स फ्री पढ़ा दूंगा, एक छोटा सा काम कर देना। अभी कोई आपके पास अगर आए जिसके पास खाने को ना हो, तो खाना खिला देना। मेरे लिए यही मेरी फीस होगी। उसे भूखा मत लौटाना, कि मैं किसी को भूखे नहीं देख पाता यार, प्लीज। और बोलो, क्या पूछना है? पीडीएफ कहाँ मिलेगा बता दिया मैंने आपको। टेलीग्राम का लिंक और व्हाट्सएप चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, वहां पर आज शाम से अपलोड कर दूंगा। और बताओ सर, आपका परिचय। देखिए, मेरा परिचय ये है कि मैं एक इंसान हूं जिसके 2 हाथ हैं और 2 पैर हैं, और मैं आप लोगों को पढ़ाना जानता हूँ। बाकी बाकी लोगों को मोटिवेट करना जानता हूँ। और एक दूसरी मेरी पहचान ये है कि किसी भी इंसान को परेशान नहीं देख सकता, और बाकी कोई पहचान नहीं है। मैं कौन सा सब्जेक्ट पढ़ाऊंगा? पॉलिटी कॉन्स्टिट्यूशन तो पढ़ाऊंगा, हिस्ट्री की जो बैकग्राउंड है वो वाला पार्ट दूंगा, हिस्ट्री दोबारा पढ़ाया जाएगा पूरा बेहतरीन तरीके से। मैं तो सिर्फ अभी इंट्रोडक्शन दे रहा हूँ। गवर्नेंस वाला पार्ट पढ़ाऊंगा, और एक सोसाइटी और इंटरनल सिक्योरिटी वाला पार्ट पढ़ाऊंगा। और बताओ। और कुछ सर? संडे को भी, अभी तो संडे को भी क्लास होगी। अभी जो क्लास चलेगी ना, दिवाली पे हम 3-4 दिन की छुट्टी करेंगे, 3-4 दिन की छुट्टी से पहले तक कंटिन्यू चलेगी। ठीक है, तब तक कंटिन्यू चलेगी, उसके बाद दिवाली पे 3-4 दिन छुट्टी करेंगे, फिर उसके बाद फिर कंटिन्यू करेंगे। और लिखवाओगे नहीं सर? लिखवाने की देखो, आप टेंशन मत लो। मैं अपने आप उन पोर्शन को लिखवा दूंगा जिनकी आपको जरूरत है। हाँ सर, करंट अफेयर प्लीज प्लीज प्लीज, रुको रुको, करंट अफेयर का रास्ता दे रहा हूं, सुनो अब अच्छे से। जो मैंने टेलीग्राम का और जो मैंने व्हाट्सएप का चैनल बनाया है, उस चैनल पर 1 नवंबर से पर डे का करंट अफेयर हिंदी और इंग्लिश का पर डे आ जाएगा आपको। इसका मतलब यह हुआ, हिंदी हिंदी और इंग्लिश की एक एक फाइल पर डे आएगी। मतलब आज का, जैसे आज 1 नवंबर है, तो कल का जो करंट अफेयर है, कल का 31 अक्टूबर का, वो आज की फाइल में आएगा। और कल जो टुमारो को जो करंट फाइल आएगी उसमें यस्टरडे का करंट आएगा। बात समझ में आ गई या नहीं आई आपको? मतलब जो 1 तारीख को फाइल आएगी उसमें 30 तारीख का होगा, 2 तारीख को आएगी उसमें 1 तारीख का आएगा। मैं आज 2 तारीख को कल की फाइल आपको भेज दूंगा, दोनों की, हिंदी इंग्लिश दोनों में फाइल आएगी। आप उनको पढ़ लिया करना, आपको न्यूज़पेपर पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, फ्री ऑफ कॉस्ट होगा सबके लिए। और बोलो। डेली क्लास टाइम अभी तो 12 बजे रखेंगे, होली तो, सॉरी होली कह रहा हूं, दिवाली तक तो 12 बजे रखेंगे, उसके बाद फिर आगे देखते हैं। आपके सेंटर कहाँ कहाँ पर है? देखो भैया, यूपी उत्तर प्रदेश में 3 शहरों में है, आगरा, मथुरा और झांसी। इन सेंटर पे आप ऑफलाइन क्लास के लिए जाना चाहो तो जा सकते हो, वहां मैडम से मेरी बात करा देना, मैं ही मिलूंगा, क्लास लेने मैं ही आता हूँ। बाकी वो सेंटर मेरे नहीं है, वो तो आप लोगों के सेंटर है, मैं तो बस याद पढ़ा लेता हूँ आप लोगों को। इंटरनेशनल पॉलिटी भी होगी भैया, आईआर कराएंगे आपको, क्यों परेशान हो रहे हो आप? ये कितने दिनों का कोर्स है ये और बताना है आपको? हाँ देखिए, कम से कम हमें 15 महीने लगेंगे, 15 महीने। और ईमानदारी से कराएंगे तो, जल्दी में लीपा पोती नहीं कराएंगे। अभी पहले बता दिया 1-1.5 घंटे की क्लास होगी पर डे, लेकिन बाद में इस क्लास की संख्या बढ़ाएंगे, 2 से 2.5 घंटे कर देंगे, लेकिन 15 महीने लगेंगे, ये फिर बोल रहा हूं, क्योंकि क्वालिटी देनी है, क्वालिटी के साथ कंप्रोमाइज नहीं किया जाएगा। और डोंट वरी,
जितने टॉपिक मैं पढ़ाऊंगा वो तो पढ़ाऊंगा ही पढ़ाऊंगा, इसके अलावा जो फैकल्टी पढ़ाएंगी वो भी आपको पढ़ाएंगी। फैकल्टी अगर पूरे भारत से क्वालिटी वाली होंगी, जो क्वालिटी प्रोवाइड कर सकती है, उन्हीं को लाऊंगा, अदरवाइज लाऊंगा नहीं। फैकल्टी अगर बच्चों को फ्री पढ़ाना चाहेंगी तो पढ़ा दें, नहीं पढ़ाएंगी तो फैकल्टी को पैसे मैं दूंगा, आप लोगों से 1 रुपया नहीं लूंगा। आप लोग फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ेंगे, आप टेंशन फ्री रहो। आप फैकल्टी को मुझे अपनी जेब से देना पड़ेगा, मैं दूंगा, कोई दिक्कत नहीं, हम मैनेज करेंगे। ऊपर वाले ने इतना तो दिया है यार कि तुम लोगों के लिए इतना तो सपोर्ट कर ही सकता हूं। सर पहले ब्रिटिश का जो सेनापति आया था वो तो इंग्लिश जानता था, बट इंडियन लोग को इंग्लिश नहीं जानते थे, फिर कैसे कन्वर्जेशन भैया ये ना कन्वर्जेशन का वो मुद्दा है ना। जरूरी थोड़ी है कि कन्वर्जेशन किसी एक लैंग्वेज में होती है। लैंग्वेज जो होती है वो तो एक दूसरे की बात को एक दूसरे तक डिलीवर करने का तरीका होता है। अदरवाइज हम तो बहुत सारी चीजें तो बिना लैंग्वेज के भी समझ सकते हैं ना। और व्हाट्सअप लिंक ओपन नहीं हो रहा है, हाँ ये कुछ बच्चों ने मुझे बोला है, मैं उसको और देखता हूं, आज कुछ हो सकता है। तो जितने लोग ओपन हो रहा हो उनको ज्वाइन कर लीजिएगा, मैं आज से फाइल भेज दूंगा। और टेलीग्राम पे ज्वाइन कर लीजिएगा, नहीं तो टेलीग्राम पे तो है ही। मथुरा में कहां पर है? मथुरा में बीएसए इंजीनियरिंग कॉलेज है, उसके सामने। मथुरा में जो बीएसए इंजीनियरिंग कॉलेज है कृष्णा विहार में, वहां पर है। ठीक है, तो आई होप आपकी प्रॉब्लम समझ में, आप प्रॉब्लम सॉल्व हो रही होंगी। और भी धीरे 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 आप कंटिन्यू जुड़े रहो, आपकी प्रॉब्लम धीरे धीरे सॉल्व कर देंगे। देखिए मैंने आज आपको औरंगजेब तक बता दिया है, 1707 तक। अब कल मतलब मैंने आपको दिल्ली सल्तनत कंप्लीट करा दिया, मैंने आपको मुगल एम्पायर कंप्लीट करा दिया। अब आएगा ब्रिटिश इंडिया। ब्रिटिश इंडिया में मैं आपको अब कल से शुरू करूंगा कि कैसे अंग्रेज गुलाम बनाएंगे और कैसे अंग्रेज आजाद करेंगे। 2-3 दिन में ये भी कंप्लीट हो जाएगा। जैसे ही ये कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद अपन शुरू करेंगे पॉलिटी। और पॉलिटी में फिर वहां से शुरू करूंगा कि अंग्रेजों ने जो इंडिया दिया उसमें हमारे साथ सिटीजनशिप हमको कैसे मिली, नागरिकता कैसे मिली, और जो अंग्रेजों ने हमें राज्य दिए थे वो राज्य कैसे कैसे बटे थे। मैं उम्मीद करता हूं कि आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो रही होंगी। और आप लोग टेंशन मत लो यार, आप लोग कोई ऑनलाइन कोर्स परचेज करने की जरूरत नहीं है। पैसे हैं आप परचेज करो। मैं तो उन बच्चों से कह रहा हूँ जिनके पास पैसे नहीं है, जिनके पास पैसे नहीं है मैं उनके लिए हूँ केवल। जिनके पास पैसे हैं उनके लिए बहुत हैं दुनिया में। मैं सिर्फ उनकी मदद करना चाहता हूँ जिनके पास नहीं है। जिनके पास नहीं है उन्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है, मैं दूंगा ना, सपोर्ट करूंगा पूरा। क्लियर हो गया? तो अपन अब मिलते हैं कल 12 बजे। आज आप यहाँ मॉडर्न इंडिया तक का, सॉरी मुगल एरा तक का पार्ट कंप्लीट कर लीजिएगा। कल सेम टाइम पर 12 बजे मिलूंगा। और तब तक के लिए आप सभी को मेरी तरफ से धन्यवाद।